नमस्कार दोस्तों, जोश आईएसपीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी कंप्लीट एनसीईआरटी बायोलॉजी, कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस के बायोलॉजी सेक्शन में हम लोग हैं, जिसके अंतर्गत चैप्टर जैविक वर्गीकरण जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, इन्हीं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया है बहुत डिटेल तरीका से, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। उन चीज़ों पर मैंने विस्तृत रूप से बातचीत की है। आज हम लोग इस पार्ट को मत्स्य वर्ग यानी विशेष के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, और क्या क्या मेरे लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी से लेकर के आप स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, वहां पर आपको पता है कि साइंस की भूमिका कितनी जबरदस्त है। इसीलिए यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, चलते हैं हम अपने सिलेबस के अगले कड़ी में, यानी मत्स्य वर्ग। ये मत्स्य वर्ग के तहत अब सबसे बड़ी बात मैंने बताया था कि मत्स्य वर्ग में कई सारा पार्ट है। हम इस चीज को एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, सफेद सार्क यानी व्हाइट सार्क। यहाँ क्या है कि कॉन्ड्रिकित्स, जो कॉन्ड्रिकित्स यानी क्या है, ये धारारेखीय शरीर वाले समुद्री प्राणी है, जिनमें पृष्ठरज्जु चिरस्थायी रूप से पाई जाती है, जिनके जबड़े क्या होते हैं, बड़े शक्तिशाली होते हैं। और यही जबड़े शक्तिशाली के कारण क्या होता है, किसी भी लोगों को मारने में, वो मार पाने में सक्षम होते हैं। ये सभी मछलियां हैं, क्या है, सभी मछलियां हैं। इनके हृदय दो प्रकोष्ठ में यानी दो चैम्बर में विभाजित होता है। अतः इनका अंतः कंकाल यानी इंटर जो स्केलेटन होते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, उपास्थीयल बोलते हैं, और जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है। अब देखना है कि वायु कोष या बतासे की अनुपस्थिति, वायु कोष या बतासे की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, ये डूबने से क्या होता है, डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए आपसे कि कोई मछली अपने डूबने से बचने के लिए क्या करती रहती है, तो ये कंटिन्यू बतासे या वायु कोष या बतासे की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहती है। ठीक है, आपने समझ लिया, ये बीबीआई आपके लिए हो गया। इन प्राणियों में कुछ में विद्युत अंग यानी टॉर्पीडो में, या कुछ में विषदंत यानी ट्राइगोन में पाए जाते हैं। ठीक है। अब हमको देखना है, अब देखिए, देखेंगे यहाँ पे ये असमतापी होते हैं, ये असमतापी होते हैं, और अधिकांशतः असमतापी का मतलब क्या हुआ कि कोल्ड ब्लडेड का एग्जाम्पल है। क्या है ये, कोल्ड ब्लडेड का एग्जाम्पल है। ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप बहुत इजीली तरीका से इन चीजों को समझ लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि अधिकांशतः जरायुज अर्थात यानी बच्चे को देने वाले होते हैं। क्या होते हैं, बच्चे को जन्म देने वाले। आपने पढ़ा होगा वीवी पेरेस, ओबी पेरेस, तो इसी से संबंधित आप चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं। अगर इस एग्जाम्पल को बात किया जाए तो यहाँ देख लीजिए, उदाहरण में क्या आता है, डॉग फिश आता है, सॉफिश आता है, और एक आता है विशाल सफेद सार्क जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया ऊपर, और एक आता है ट्राइगोन यानी स्टिंग रे, ब्लू सार्क और वेल सार्क। सारे जो मछलियां हैं इसी के अंतर्गत आता है, कॉन्डिकिट्स के अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं, यहाँ देखते हैं डॉगफिश। डॉगफिश को स्पेडनोज सार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेडनोज सार्क भी कहा जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि हैमरहेड सार्क, क्या है लिखा हुआ, हैमरहेड सार्क, ब्लू सार्क, ठीक है, बुल सार्क, स्मूथ हॉर्न बच्चे को जन्म देने वाली सार्क प्रजातियां हैं। कुछ ऐसे भी सार्क प्रजातियां हैं जो बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो इन्हीं का नाम यहाँ लिखा हुआ है, आप याद कर लेंगे। यहाँ पर सार्क में क्या होता है, विषम पाली पूछ होते हैं पाई, जो नीचे से ऊपर छोटी और ऊपर से मोटी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मछली के इस वर्ग में, इसका नाम है नेक्स्ट का ऑस्टिकिट्स। ऑस्टिकिट्स, ऑस्टिकिट्स के बारे में देखिए क्या है, इस वर्ग की मछलियां जो होती है लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। ठीक है। अब देखना है कि इनका जो जो अंत कंकाल होता है, इंटरस्केलेटन होता है, वो क्या होता है, बॉनी होता है, अस्थिल होता है। इनमें वायु कोष जो एयर ब्लेडर की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा एयर ब्लेडर अनुपस्थित होने के कारण क्या होता है कि मछलियां कंटिन्यू अपने आप को चलाती रहती है, चलती रहती है, तैरती रहती है। यहाँ पर देखिए, ये है वायु कोष, इस वाले संघ में क्या है कि उपस्थित होता है, जो उत्प्लावक यानी बायोंसी के रूप में सहायक होता है। ठीक है। यहाँ हृदय दो, इसका भी हृदय दो प्रकोष्ठ में, दो चैम्बर में विभाजित होता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं, अब अगर इसका एग्जांपल आप देखना चाहें, इसमें भी ये प्रजातियां हैं कि ये सभी असमतापी होते हैं, कॉल ब्लडेड होते हैं। ठीक है। अधिकांशतः अंडे देने वाले होते हैं।
ठीक है, अधिकांशतः क्या होता है, अंडे देने वाले। तो लेकिन इससे पहले आपने क्या देखा था, बच्चे देने को जन्म देने वाले देखा, इसमें अंडे देने वाले देखा। अब इसका एग्जाम्पल आप याद कर लेना है कि समुद्री फ्लाइंग फिश, समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स जिसको बोलते हैं। लवणीय की बात करें तो रोहू, कतला, मांगुर, ये सभी मछलियां आपने सुना भी होगा, इवन हो सकता है कि खाया भी होगा। तो लवणीय मछली, लवणीय जल में रहने वाले रोहू, कतला, मांगुर है। एक्वेरियम में भी आप जानते हैं कि बहुत जो बड़े बड़े एक्वेरियम होते हैं वहां पर भी मछली को, सजावटी घर जिसको कहते हैं, वहां पर एंजल फिश या बेटा जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी हॉर्स हो गया, ये एग्जाम आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, और ये रोहू हो गया। ठीक है, यदि आप नेक्स्ट देखिए कॉड, ये कॉड क्या है, कॉड जो हो गया, यहां से आप इससे आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉड के बारे में कितना महत्वपूर्ण है। कॉड आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मछली, समुद्री मछली है जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। यह अपने यकृत तेल यानी लीवर ऑयल हेतु प्रसिद्ध है। कई आपको पता होगा कि कुछ बीमारियां होती है जहां पर यकृत तेल का जरूरत पड़ता है बीमारी को ठीक करने में, यही कॉड है। ये कॉड का जो यकृत तेल होता है जो जरूरत पड़ता है बीमारियों को ठीक करने में। यदि आप नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट पता चलेगा कि ये टेट्रापोडा है। क्या है, टेट्रापोडा है, यानी चतुष्पद है, इसके पास 4 पैर होते हैं टेट्रापोडा वर्ग का। इसमें उभयचर, सबसे पहले एम्फीबिया वर्ग को हम देखने की कोशिश करते हैं। ये जल स्थल दोनों में रह सकते हैं, सबसे पहली बात। इनमें अधिकांशतः 2 जोड़े पैर होते हैं, यानी 4 होते हैं। कुछ में पूंछ होती उपस्थित होती है। इनकी त्वचा क्या होती है, सल्क रहित होती है, यानी नम होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। ठीक है, अगर आप आगे देखिए हृदय प्रकोष्ठ की बात किया जाए तो ये 3 हृदय प्रकोष्ठ में बटा होता है, यानी हृदय जो उभयचर जो जितने भी है उसका 3 हृदय चैम्बर होता है। ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, असमतापी होते हैं। और अंड उत्सर्जन यानी कि अंडे को जन्म देने, अंडे को ये देती है, अंडा देती है ये। ठीक है, अगर इसका कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखें, अगर देखें तो यहाँ पर देखिए बुफो यानी क्या, टोड, टोड हो गया। मेढक, हाइला यानी वृक्ष मेढक, सैलामेंडर, इक्जियोफिड यानी आप इसको कह सकते हैं कि पादप रहित उभयचर जिनकी जिह्वा नहीं होती है। क्या होती है, जिनकी जिह्वा नहीं होती है। ठीक है, तो आप इन चीजों के माध्यम से आप ये भी देख लेंगे। नेक्स्ट यदि हम आपको बता दें कि इसका अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए, जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था, इसका जो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हाइला देख लीजिए, हाइला की मेढक की भांति होता है। ठीक है, वृक्ष मेढक जिसको कहते हैं, ये ग्रीन कलर का, हरा रंग का होता है। ये सैलामेंडर है, ये सैलामेंडर। ये मुझे याद है कि कई एग्जाम में, बीपीएससी के भी एग्जाम में, कई स्टेट पीसीएस के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये उभयचर का है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल आपने देख लिया कि उभयचर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि उभयचर में मेढक भी आता है, उभयचर में टोड भी आता है, उभयचर में ही। अब देखिए लंग फिश, ये लंग फिश क्या है, यहाँ पर जो पिक्चर के माध्यम से देखने की कोशिश कीजिए कि लंग फिश क्या है, कि मत्स्य यानी मछलियों एवं उभयचर के बीच की कड़ी है। आपसे पूछा जा सकता है कि मछली और उभयचर के बीच में कड़ी का के नाम क्या है, तो लंग फिश है। नेक्स्ट आता है नेक्यूटेरस सैलामेंडर की एक प्रजाति है। मेढक में कायांतर में आंत छोटी हो जाती है, जैसे जैसे उसका बढ़ता है ड्यूरेशन, तो उसका आंत क्या होता है, इंटेस्टाइन क्या होता है, छोटा हो जाता है। नेक्स्ट यदि आप देखें कि मेढक त्वचा के द्वारा सांस लेती है, यानी मेढक जो होता है ये त्वचा के द्वारा सांस लेती है, क्योंकि उनकी त्वचा उच्च पारगम्य होती है। क्या होती है, उच्च पारगम्य होती है, जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। और स्थल पर वयस्क मेढक अपने फेफड़ों द्वारा शोषण करता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से मेढक के बारे में जानकारी कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम आपको 1 मिनट का समय लेना चाहेंगे और आपको सरीसृप बताने से पहले हम आपको एक चीज दिखाना चाह रहे हैं कि 69th बीपीएससी के लिए जो है पीटी मेंस इंटरव्यू यानी मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे जोश आईएएस पीसीएस के द्वारा चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत फाउंडेशन से लेकर के सिलेक्शन तक जो आपके साथ हम कड़ी में बने रहेंगे। अगर यदि आप मेरा मेंटरशिप कार्यक्रम ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8999961339 पर कॉल करके या मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कहेंगे कि सर इसके अंतर्गत क्या क्या फैसिलिटी मुझे मिलेगा, तो मैं आपको 69th बीपीएससी मेंटरशिप के अंतर्गत जो मेंटरशिप का रेगुलर बेसिस पर मेंटोरिंग करूंगा, 1-to-1 गाइडेंस आपको दिया जाएगा कि आपका एग्जाम में कैसे सिलेक्शन होगा। यदि आप 2-3 बार एग्जाम दिए हुए हैं, इवन नहीं भी दिए हुए हैं, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आप पास करेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम आपके साथ, मैं अपनी अनुभव के बेसिस पर मैं आपको गाइड करूंगा।
पीवाईक्यू का डिटेल्ड ऑप्शन वाइज आपके साथ एनालिसिस शेयर किया जाएगा। पर डे होमवर्क असाइनमेंट आपके साथ दिया जाएगा, यानी पर डे मॉर्निंग टाइम में आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, वो डेली बेसिस पे असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे और उस असाइनमेंट से संबंधित जो भी डाउट्स आपके होंगे वो आपका क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट, जो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर आपका टेस्ट में मार्क्स इन्हांस नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, उस पर भी हम माइक्रो एनालिसिस के माध्यम से आपका बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए निगेटिव मार्किंग होने के बाद, 68 से नेगेटिव मार्किंग आपको पता हो गया है, तो इसमें कैसे सहयोग मिलेगा वो आपको चीज़ दिया जाएगा। बेसिक टू एडवांस माइंड मैप आपको डेवलप करवाया जाएगा। साथ ही मैनी मोड कई फैसिलिटियां और है जो आपको दी जाएगी क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा। इसके लिए फॉर फर्स्ट 150 स्टूडेंट्स के लिए आपको मात्र 999 रुपये में बैच हम आपको दे रहे हैं मेंटोरिंग। आपका सिलेक्शन के लिए साथ सहायक बन रहे हैं, तो इसीलिए आप मेरे मेंटोरशिप कार्यक्रम से ज्वाइन होकर के, अपनी मेंटोरशिप प्रोग्राम से ज्वाइन होकर के आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी सिलेबस की ओर। हम लोगों ने देख लिया था कि किस प्रकार से इससे पहले जो है सो एक एक करके टेट्रापोडा से रिलेटेड उभयचर में देखा। अब हम देखते हैं रेप्टाइल से रिलेटेड। ये रेप्टाइल्स का क्या प्रजातियां हैं? ये अधिकांशतः स्थलीय प्राणी है। क्या है? अधिकांशतः स्थलीय है, जिनका शरीर क्या होता है? शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कछुआ का ऊपर से क्या है, एक प्रकार का सल्क युक्त त्वचा है। ये सल्क किसकी बनी होती है? ये कीरेटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कीरेटिन की बनी होती है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप जवाब देने में सक्षम हो। नेक्स्ट, यदि आप देखें तो इसके बाह्य कर्ण छिद्र नहीं होते हैं। ये इसके जो बाहरी वाला कान होता है छिद्र नहीं होते हैं। आप यहाँ मगरमच्छ क्रोकोडाइल को भी देख सकते हैं। ये सब रेप्टाइल्स के अंतर्गत ही आता है। हृदय का जो सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ में विभाजित होता है, परंतु मगरमच्छ के जो होते हैं 4 प्रकोष्ठ होते हैं। यानी आप इसमें देखिए तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ देखेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये असमतापी है यानी कॉल्ड ब्लडेड है। ठीक है, अंडे देने वाले ये प्रजाति है। उदाहरण के तौर पे यदि आप देखें जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, टर्टल यानी कछुआ, टोटवाइज वृक्ष छिपकली, घरेलू छिपकली, गिरगिट, एलिगेटर, घड़ियाल, कोबरा, करेत, करेत सांप है, वाइपर, अंतिम तीनों जहरीले सांप है। यानी आप देखेंगे वाइपर हो गया, करेत हो गया, कोबरा हो गया, सारे क्या है? जहरीले सांप के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल हैं। यदि आप नेक्स्ट देखिए इसके अंतर्गत और सांप की कुछ प्रजातियां मेरे पास है। यहाँ देखिए बुआ, पाइथन जिसको अजगर बोलते हैं, बुल स्नेक, किंग स्नेक आदि सांप जहरीले नहीं होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्या सभी सांप जहरीले होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, कुछ ऐसे सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं, कुछ सांप होते हैं जो जहरीले नहीं होते। जिस एग्जाम्पल में बोआ, पाइथन, अजगर, बुल स्नेक, किंग स्नेक सांप क्या है? जहरीले नहीं होते हैं। जहरीले सांपों की जो विष ग्रंथियां होती है, विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियों के समांग यानी होमोलोगस हैं, जिनके इनके जहरीले दंत जो होता है मैक्सिलरी दंत यानी जिम्भिका के रूप में रूपांतरित हो जाती है। आपसे यह भी पूछा जाता है कि जो दांत होता है सांप का जो जहरीले होते हैं उसका किस चीज का रूपांतरण होता है? तो ये जम्भिका का ही रूपांतरण होता है। किसका होता है? मैक्सिलरी दंत का रूपांतरण होता है। तो ये याद रखना है आपको, VVI करके रख लेना है। नेक्स्ट यदि आप देखें, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं पक्षी के बारे में। पक्षी के बारे में जो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाए। इसका मुख्य लक्षण शरीर के ऊपरी पंखों की उपस्थिति और उड़ने में क्षमता देता है यानी पावर देता है। इसके चोंच पाई जाती है इसमें। ये अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है। इसके पास एयर कैविटी युक्त होती है। ठीक है, एयर कैविटी क्या होती है? युक्त होती है, जो उसकी उत्प्लावकता यानी बायोंसी का काम करता है। हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। जो समतापी होते हैं, यानी समतापी का मतलब क्या होता है? वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, यहाँ श्वसन कैसे लेता है? फुफ्फुस के माध्यम से श्वसन लेता है, यानी फुफ्फुस के द्वारा सांस लेती है। पक्षियों में क्या होता है? शब्दनी नामक वाद्य अंग पाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कोयल, कोयल के बारे में कहा जाता है गीत गाती है। ठीक है, तो उसके पास क्या है? कौवा के बारे में देख लीजिए। तो ये शब्द यानी आवाज निकालने की इसके पास रिंग्स होती है। ठीक है, पक्षियों में जो है एक ही अंडाशय होता है, क्योंकि प्रायः जो बायां अंडाशय ही विकसित होता है, जबकि गुर्दा, फेफड़े और विर्सन टेस्टिस 2-2 होते हैं। ठीक है, पक्षी में यदि आप, और मैं आपको इसका पिक्चर दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा और आप पढ़ाई के साथ भी पढ़ाई हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। रिया, देखिए इसका नाम है रिया। ये है कीवी। आप जब कभी अगर मान लिया जाए कोई नेशनल पार्क घूमने जा रहे हैं तो वहां पर आपको जरूर कीवी देखने को मिलेगा। रिया भी रहेगा और केसोबरी।
कैसोबरी पक्षी भी है। नेक्स्ट अगर देखें, अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा और विशालतम जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। क्या है? शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। यदि आप नेशनल पार्क जाएंगे कई सारे अपने इंडिया में भी, तो आपको यदाकदा शुतुरमुर्ग देखने को मिलेगा। चाहे किसी भी आपने चले जाएं, वहां पर आपको जैव उद्यान में मिल जाएगा। ये उड़ने में असमर्थ होता है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जिनके पैरों में 2 उंगलियां होती है और इनकी आंखें सिर की तुलना में काफी बड़ी होती है। स्थलीय अकशेरुकी की आंखें सबसे बड़ी मानी जाती है। काफी तेज दौड़ता है। शुतुरमुर्ग के अंडे प्राणी जगत के अंडों में सबसे बड़े होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सबसे बड़े अंडे किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का होता है। यदि मैं आपको बताऊं एमू के बारे में, तो एमू भी आपको देखने को मिल जाएगा कि एमू भी इसी प्रकार का जो है बड़ा होता है। एमू विश्व का दूसरा विशालतम सबसे विशाल पक्षी होता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके पैर काफी मजबूत होते हैं, जिनमें तीन तीन उंगलियां पाई जाती है। ये अफ्रीका जैसे मान लिया जाए, शुतुरमुर्ग अफ्रीका और एमू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाए, लेकिन आप इंडिया में भी कई जगह आप देखेंगे इन चीज को जो है संरक्षण दिया गया है। आप यहाँ पर जाकर के जब नेशनल पार्क जाएं तो जरूर देखें। अब देखिए पेंगुइन के बारे में क्या है, जो उड़ने में असमर्थ जलीय पक्षी है। ये अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इसकी सिर्फ एक प्रजाति गैलापैगोस पेंगुइन यानी भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है। यानी गैलापैगोस आपको पता है कि ये जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के पास ही जो है एक इक्वाडोर का इसका स्थान लेने वाला है, तो गैलापैगोस है। यहाँ पर जलीय पक्षी वर्ग में पेंगुइन एकमात्र पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। पेंगुइन ही है जो उड़ नहीं सकता जलीय पक्षी में। सबसे विशाल पेंगुइन का नाम, ये क्या नाम है? एम्पेरड पेंगुइन है। ठीक है, ये विशाल होता है। यदि आप नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा जो बत्तख, जो आप बत्तख तो देखते ही होंगे यदा कदा गाँव में, खास करके बत्तख, राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों के पैरों की उंगलियां आपस में जाल द्वारा जुड़ी होती है, रहती है जाल के द्वारा, और उन्हें तैरने में मदद भी करती है। सबसे छोटा पक्षी क्या है? गुंजन पक्षी है, ह्यूमिंग बर्ड जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमिंग बर्ड बोलते हैं। ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। देखिए कितना गजब का पक्षी है, एवं साथ तेजी से दिशा बदल सकता है। इस पक्षी का मस्तिष्क पूरे पक्षी वर्ग में सबसे बड़ा होता है, हिमिंग बर्ड का। इसकी यादाश्त बहुत तेज होती है। यह काफी तेजी से पंख फरफराता है। उड़ते समय इसके हृदय की धड़कन अत्यधिक तेज होती है, यानी आप देख सकते हैं 1250 बीट्स पर मिनट होता है। कितना ज्यादा होता है। ठीक है, तो इन तरीके से आपने ये भी देख लिया। ठीक है, और अब मैं आपको बता रहा हूं, आप यहाँ देखेंगे कि आपको कुछ और चीजें दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है पिजन मिल्क के बारे में दिया हुआ है, फ्लैमिंगो और नर पेंगुइन के बारे में दिया हुआ है, कुकुट के बारे में, कील के बारे में दिया हुआ है। तो अगर जो चीज़ है यहाँ पर आपको अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, उड़ने में असक्षम यानी फ्लाइटलेस पक्षी है। हाँ, अगर कभी एग्जाम्पल आता है तो इन चीज़ों को भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी भी महत्वपूर्ण नहीं जो अगर लगता है कि एग्जाम में महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ईसा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उड़ने में असक्षम यानी फ्लाइटलेस पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग हो गया, एमू है, कीवी है, पेंगुइन, रिया, कैसोबरी। ठीक है, कीवी जानते हैं केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कि आपको क्या जानकारी लेना चाहिए स्तनधारी यानी मैमल्स के बारे में। ठीक है, तो मैमल से जानते हैं क्वेश्चन कई बार कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया है। इस वर्ग के प्राणी ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान तथा अंधेरी गुफा जैसे वातावरण में भी पाए जाते हैं। इस वर्ग के कुछ प्राणी उड़ने और पानी में रहने के लिए अनुकूल होते हैं। मैमलिया का देखेंगे कि डायाफ्राम यानी जो हृदय में रहता है, फेफड़े के पास डायाफ्राम की उपस्थिति स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है। ठीक है, क्या है? डायाफ्राम की उपस्थिति स्तनधारियों की मूलभूत लक्षण है। इसका सर्व प्रमुख लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि के बारे में बात हो रही है, जिसको मैमल ग्लैंड बोलते हैं, पाया जाता है, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बात कही गई है कि दो जोड़ी पाद यानी पैर जो होता है, दो जोड़ी, चलने दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने। नेक्स्ट यदि आप देखेंगे, सॉरी,
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से ये उड़ने में अनुकूल, तैरने में। तो त्वचा पर रोम पाया जाता है। आप देखेंगे मनुष्य प्रकृति में ही देख लीजिए या जानवर में भी देखेंगे तो त्वचा पर रोम रहता है, यानी बाल रहता है, हेयर रहता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हृदय 4 प्रकोष्ठ में विभाजित होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो मैमलिया होते हैं, मैमल्स स्तनधारी होती है, उसके हृदय कितने प्रकोष्ठ में होते हैं? चेम्बर में, 4 चेम्बर में। श्वसन की प्रक्रिया जो है पेशीय डायाफ्राम के द्वारा होती है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। यदि मैं आपको बताऊं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, यदि आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अंडे देने वाले स्तनधारी जो है प्रोटोथेरिया है। क्या है? प्रोटोथेरिया। यानी यहाँ पर प्लेटिपस है और एकिडना है। एकिडना के ऊपर देखिए किस प्रकार से बाल है जो आपको अपनी सुरक्षा के लिए रखा जाता है, और ये प्लेटिपस है। ठीक है, प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाया जाता है। ये प्लेटिपस या डकवील एक स्पाइनी एंट एटर है। यानी एंट एटर का मतलब क्या होता है कि चींटी को खाने वाला है, एकिडना। ये आप देखेंगे यहाँ पर हेयर पाया जाता है इसका। ये स्तनधारी और सरीसृप के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट यदि आप देखें तो बच्चे को जन्म देने वाले स्तनधारी कौन सा है? मेटाथेरिया, जिसको मार्सुपियल्स मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंगारू आता है, या मैक्रोपस या कोयला बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बच्चे को जन्म देने वाली है। यूथेरिया वर्ग क्या होता है? यूथेरिया में कुत्ता आता है, बिल्ली है, भालू है, ज्वाइंट पांडा है, लोमड़ी, सील, वालरस, हाइना, बाघ, शेर, ये सारे क्या आता है? ये यूथेरिया वर्ग में आता है। इसका नाम क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली या ये भी पूछ सकता है कि ये मैमेलिया है या नहीं, या स्तनधारी है या नहीं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए डॉल्फिन है, डॉल्फिन हो गया, वेल किलर वेल हो गया, ब्लू वेल, स्पर्म वेल, हाथी, जिराफ, गाय, बैल, बकरी, भेड़, हिरन, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं मनुष्य, गिब्बन, महान कपी यानी ग्रेट एप्स, गुरिल्ला, चिंपैंजी, औरंगुटन। ठीक है, सारे चीज़ों को आप देखेंगे, सारे किस में आता है? ये स्तनधारी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए समुद्री सी लैंड के बारे में यहाँ दिखाया गया है। वालरस है, टैपिर है, कांटेदार जंगली चूहा है। ठीक है, ये कांटेदार चूहा के बारे में है। तो आपको इन तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि सारी चीज़ें के बारे में आपने जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ब्लू व्हेल से रिलेटेड कुछ जानकारी और इकट्ठा करना चाहें तो ब्लू व्हेल के बारे में विशालतम स्तनधारी है, ये विश्व का सबसे विशाल प्राणी भी है, जो बीपीएससी में एक बार पूछा भी गया है। ठीक है, पीवाईक्यू यदि आप देखेंगे फ्रेंड्स, यदि चाहते हैं कि जो नए पैटर्न पे बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, अगर उसका चाहते हैं 68 का अगर डिटेल एनालिसिस पीवाईक्यू को देखना, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख करके अपनी माइंडसेट को देख सकते हैं कि 68 के एग्ज़ाम कैसे देना चाहिए। ठीक है, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा शावक पैदा करती है, और यह जन्म के समय ही विश्व की सबसे विशाल प्राणी मानी जाती है। इसके वजन में प्रतिदिन 200 पाउंड की बढ़ोतरी होती है। जंतु जगत में इनकी शावक वृद्धि इधर सबसे तीव्र होती है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं पृथ्वी का विशालतम वन्य प्राणी अफ्रीकी हाथी है। आप देखेंगे कई सारे नेशनल पार्क्स में अफ्रीकी हाथी को संरक्षित किया गया है, इंडिया में भी। तो आप अफ्रीकी हाथी को देख सकते हैं कहीं भी जाकर के, इंडिया में भी। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पिताशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, परंतु रीढ़ वाले प्राणी जितने भी होते हैं उसमें घोड़ा और चूहों में पिताशय नहीं होते हैं। चमगादड़ में डायफ्राम उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से वह पक्षियों से भिन्न होता है। खरगोश सदस्यों की चेतावनी देने हेतु पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करता है। ठीक है, डायनासोर के बारे में भी आप देख सकते हैं कि डायनासोर से रिलेटेड भी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो आप बनाने में सक्षम रहे कि इसका जो है, ये सरीसृप वर्ग के प्राणी थे जो कि एक ट्राइएसिक काल में पैदा हुए थे। अब याद रखना, ट्राइएसिक काल एवं क्रेटेशियस युग में विलुप्त हो गए। तो 2 युग याद रखना, ट्राइएसिक और क्रेटेशियस। यहाँ पर देख लिया, ऑर्कियोपेटेरिक्स पक्षी एवं सरीसृप वर्ग का एक बीच की कड़ी है, जिसमें नखरीत पंख, जबड़े, दांत और पूंछ होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ मेरा क्या हुआ कि जो फर्स्ट जो जैविक वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो इतना विस्तृत और इम्पोर्टेंट चैप्टर था, हम लोगों ने डिटेल्स तरीके से अनेकों भाग में बांट कर देखा है। यदि आप मेरे साथ कंटिन्यू इसी प्रकार से डिटेल रूप से करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं बायोलॉजी सेक्शन को, और अपने एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स साइंस में लाना चाहते हैं,
तो आप मेरे साथ जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है ऑल बटन पे हिट कर देना है, जिससे कोई भी अगर मैं अपना क्लासेज अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उसको देखें और आप इसे देख करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। धन्यवाद दोस्तों।